नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लूसेंट का जो है हमारा थ्योरी सेट और प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग का थ्योरी पार्ट क्या रहेगा, 23rd नंबर रहेगा, ठीक है ना, 23। इससे पहले हम लोग 22 गो सेट क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और एक ही जगह आपका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक हमने 22 थ्योरी सेट को भी किया है, प्लस एमसीक्यू सेट को भी कंप्लीट किया है। इसी तरह का सेशन हम लोग लाते रहेंगे। और आज का हमारा सेशन है 23rd नंबर, जो लूसेंट का थ्योरी पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हमारा 23 नंबर का होगा। चलिए, तो हम लोग बिना लेट किए हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन का पहला टॉपिक हमारा क्या है, हिस्ट्री से है, यानी कि इतिहास से औरंगजेब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर जितने भी औरंगजेब से प्रश्न बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए, और पिछला एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, उसको हम लोग एक जगह कंपाइल करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का सेशन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि औरंगजेब के बारे में है, तो औरंगजेब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ। 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। आगे पॉइंट में देखेंगे तो दूसरा पॉइंट में कहता है कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय कहां पर बीता, नूरजहां के पास बीता। और 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। अगला कहता है कि आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से, देखिए इतना बड़ा लंबा नाम लेकर, है ना, 31 जुलाई 1658 को करवाया। आगे देखिए, तो कब करवाए याद रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को। और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1959 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो सबसे पहले वो अपने से करवा लिए कि भाई हम अगला शासक रहेंगे, और वो आनंद फानन में 31 जुलाई 1658 को करवा लिया। उसके बाद फिर दिल्ली में देवराय का युद्ध हुआ, जिसमें सफल होने के बाद वो डायरेक्टली हमला कर देते हैं दिल्ली में, जहां उनका पिताजी शासन करते रहते हैं, यानी कि शाहजहां, ठीक है। अब शाहजहां को पहले तो वो कैद कर देता है, जिसमें एक काल कोठरी में बंद कर देता है, और एक छोटा सा हॉल रहता है, वहां से ताजमहल को वो हमेशा देखते रहते हैं, ठीक है। औरंगजेब शाहजहां का एकदम खूंखार बेटा था, ऐसा मानना है। औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो याद रखिए मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई। ये सब डायरेक्टली एग्जाम में पूछने लायक है। मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए, और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, क्या नाम है, तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या कहता है कि औरंगजेब ने 1659 यानी कि 1679 ईस्वी में जजिया कर की पुनः लागू किया। अब देखिए जजिया कर हमारा होता क्या है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कहता है कि ये जो जजिया कर होता है, ये किस पर लगाया जाता है, तो गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है, यानी कर है। किंतु लेकिन क्या होता है ना कि ब्राह्मण को, संत, वृद्ध या फिर निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम, याद रखिएगा कि जजिया कर सबसे पहले लगाने वाले कौन है, तो देखिएगा कि जजिया कर फर्स्ट में लगाने वाले कौन है,
तो फर्स्ट में लगाने वाले हमारे हो जाएंगे मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। और अंत करने वाले कौन हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक के ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया और मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित की गई थी, और किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद करवा दिया। देखिए 1564 में अकबर जो थे जजिया कर को बंद करा दिया। औरंगजेब ने 1679 यानी कि 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ पर जजिया वसूल किए और आदेश दिया कि इसके बाद पूरे प्रांत में शुरू हो गया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा और जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे अंत में समाप्ति करने वाले कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद शाह। तो अंत करने वाला याद रखना है मोहम्मद शाह है, ठीक है ना, मोहम्मद शाह जो है वो अंत करवाए। तो शुरू कौन करवाए, मीर कासिम। अंतिम कौन करवाए, तो मोहम्मद शाह करवाए थे। कितना, 1679 में। स्टार्ट हुआ 712 में और अंत हुआ 1720 में, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में यानी कि 1679 में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आगे पॉइंट में हमारा क्या कहता है कि औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था और 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए और गोकुल की मौत के घाट उतार दिया। और इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा और भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासन काल में जाट नेता राजा राम के भतीजा, नाम क्या है, चूड़ामन ने डाल दी। अब देखिएगा 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कब किया गया था, तो 1686 में कौन, बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने, है ना, साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। तो बीजापुर को 1686 में और जस्ट एक साल बाद 1687 में गोलकुंडा को, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि मंदना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। आगे पॉइंट में हमारा कहता है कि औरंगजेब के समय हिंदू मनसब, देखिए मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी थी, 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट, मतलब इनके शासन काल में देखा जाए तो इनके दरबार में या फिर इनके जो भी, है ना, कार्यकर्ता थे वो सबसे ज्यादा हिंदू थे, है ना। तो सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में ही हिंदू अधिकारी को नियुक्त किया गया था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गा दास, ठीक है, औरंगजेब के बेटा कौन था, अकबर के दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब देखिए ये तो मुगल साम्राज्य में अधिकतर देखेंगे कि पिता हर बेटा में युद्ध होते रहता था, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ अकबर। औरंगजेब के कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा, है ना, इस तरह का बहुत सारे स्टार्ट करवाए थे कौन, औरंगजेब। झरोखा दर्शन, तुला दान करना, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तोलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, वो भी हमारे औरंगजेब थे। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने का आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। अब देखिए होली, दिवाली ये सब त्योहार जो हिंदुओं का त्योहार था वो बंद करवा दिए थे, ठीक है।
आगे देखेंगे तो कहता क्या है कि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था, यानी कि बीना बजाने में उसको शौक था और बीना बजाने में भी एकदम एक्सपर्ट था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, ये सबसे बड़ा गलत किए। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर है, देखिए, फिर दूसरा है बनारस का विश्वनाथ मंदिर, फिर है वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर। ये सब क्या कहते हैं, सब मंदिर को तोड़वा दिए थे। ठीक है, आगे देखिएगा तो कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु, याद रखिएगा औरंगजेब का मृत्यु हुआ 20 फरवरी 1707 ईस्वी में। इसे खुलदाबाद, कहां पर, खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या मात्र 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये तो आपको हम पहले भी बताएं और यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, ये याद रखना है कि उनके चिकित्सक का नाम क्या था, फ्रांकोइस बर्नियर। औरंगजेब के क्या थे, एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, फैमिली डॉक्टर थे, ऐसे समझना है। अब देखिए इस तरह से हम लोग का हिस्ट्री का जो था हमारा पार्ट, आज हम लोग इतना ही है। आज हम लोग अगला पार्ट हम लोग करेंगे जो हमारा ज्योग्राफी का, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट ही कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी को। देखिएगा कि हम लोग का पॉलिटी में 25वां टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए कहता क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 102वें यानी कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत संविधान में नए अनुच्छेद 338 ख यानी कि 338 बी लिखा हुआ प्रावधान किया गया जो पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक संस्था है। पहले गैर संवैधानिक था, तो अब जो हमारा 2018 के बाद जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो होगा वो कैसा संवैधानिक संस्था बन गई है। आयोग को एक अध्यक्ष और क्या, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो मात्र 3 सदस्य, और उस है ना, एक होता है अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, मात्र 3 साल का। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, कहता है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेना। हालांकि 2021 में देखेंगे तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकार को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयारी और रख रखाव के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श में छूट दी है। अगला पॉइंट हमारा है जो 26 नंबर का आता है, कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा हुआ है। देखिएगा क्या कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा डायरेक्टली पूछेगा क्यों, तो राष्ट्रपति करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार और असमर्थता होता है या फिर होगी। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। मतलब जिस प्रकार से हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार इनके, है ना,
जो हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का तो राष्ट्रपति का है, लेकिन हटाने का जो प्रक्रिया होगा, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है, वही इसमें लागू होगा। कहता है इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के 6 वर्ष तक होती है, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यानी कि या तो 65 साल का उम्र पूरा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, नहीं तो जनरली आपका 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है वह सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। देखिएगा आगे क्या कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, कौन सा निधि, संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए यह इस बात का संपरीक्षा करता है। यानी कि जो भी हमारा लेन देन होता है, खर्चा होता है, तो सबका ये क्या करते हैं, देख रेख करते हैं नियंत्रक महालेखा। अगला देखेंगे वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन, ये तो आपको पॉइंट पहले से बता ही गया है। भारत सरकार के प्रत्येक राज्य संचित निधि के किए गए व्यय विधि के अधीन हुए यह व्यय की बात संपरीक्षा करता है। आगे देखेंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, जो कि अनुच्छेद 151 के फर्स्ट में लिखा हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और दूसरा वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद दोनों सदनों में सभा पटल पर रखता है और इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों के संसद को अवगत कराती है। अब यहाँ पर देखिएगा एक नोट में लिखा हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनका कोई वहां पर लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्यता नहीं रहती है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिएगा 27 पॉइंट अब देखेंगे हम लोग। पॉलिटी का 27वां पॉइंट हमारा कहता है कि भारत का महान्यवादी के बारे में लिखा हुआ है। भारत का महान्यवादी का जो लिखा हुआ है पोस्ट आपका कहां पर दिया हुआ है, तो आर्टिकल 76 में, यानी कि अनुच्छेद 76 में। अब देखिए भारत का महान्यवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, मतलब लेखा जोखा वाला होता है। पैसा रुपया के मामले में देखेंगे विधि मतलब क्या होता है, कानून बनाने का है ना, अधिकारी होता है। भारत का महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना है। देखिएगा आगे कहता है कि महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है। महान्यवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के महान्यवादी बनने के लिए होती है। महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता, अब इनके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो।
वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कार्य होता है कि राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे सकते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है वे बिना मताधिकारी बोलने और भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अब हम इसके आगे बायोलॉजी को देखेंगे। तो बायोलॉजी में हम लोग का आज का पार्ट क्या रहेगा, श्वसन तंत्र। इससे पहले हम लोग जनन तंत्र को देख लिए थे और आज का हमारा है श्वसन तंत्र। देखिएगा श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा फेफड़ा होता है यानी कि फुफ्फुस, लंग्स होता है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, है ना। इसके अलावा देखेंगे तो आपका होगा ब्रोंकियोलस और फेफड़े आदि होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नासा मार्ग जिसको बोलते हैं नेजल पासेज, है ना, इसका मुख्य कार्य होता है सूंघने से संबंधित और यह श्वसन नाल के द्वार का भी एक कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में स्तरित होती है। यह स्तर लगभग हाफ लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होती है। म्यूकस मतलब जो आपका सीतर होता है बच्चों का जो हमेशा निकलते रहता है, तो ये बनते रहता है। यह स्तर धूल, कण, जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। मतलब श्वास लेते हैं तो यही म्यूकस में क्या होती है, अटक जाती है और फ्रेश हवा हमारे नाक के माध्यम से लंग्स में पहुंचता है। ठीक है, आगे कहता है कि यह शरीर के प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। अब देखिए ग्रसनी यानी कि फायरेनिक्स, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है और लैरिंक्स ये क्या करता है कि स्वर यंत्र है। लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। लैरिंक्स स्वर को यंत्र कहलाता है, स्वर यंत्र, और इसका मुख्य कार्य देखेंगे तो ध्वनि उत्पादन करना। लैरिंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला, है ना, पत्ती समान कपाट होता है। इसे इम्प्लीलोंगिट्स इपीग्लोटिक्स क्या कहता है, इपीग्लोटिस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लोटिस द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करती है। कभी कभी देखेंगे कि बार अचानक हम लोग खाना खाने लगते हैं तो, है ना, क्या होता है कि अटक जाता है खाना, तो ऐसे में क्या होता है कि हिचकी आती है। देखिएगा आगे पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेकिया के बारे में। यह वृक्ष गुहा यानी कि ट्रैकिक कैविटी में प्रवेश करती है और ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं की प्राथमिक, है ना, ब्रोंकियोन कहते हैं और दाया ब्रोंकियोन 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। बायां ब्रोंकियोन केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। अब देखिएगा कि यहाँ पर फेफड़ा इंपॉर्टेंट है, लंग्स। वक्ष गुहा में एक जोड़ी, है ना, फेफड़े होती है और इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना देखेंगे तो स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है और प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, अब जिसे फ्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ों के रुधिर कोशिकाओं को जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर, है ना, रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं के माध्यम से क्या होता है कि ट्रांसफर किया जाता है। आगे देखिए कहता है कि श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बाह्य श्वसन जिसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। आंतरिक श्वसन इंटरनल रिस्पायरेशन
और चौथा होता है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब आगे देखते हैं कि हमारा बाह्य श्वसन क्या है। यह निम्न दो पदों में विभक्त है। एक होता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, जिसको इंग्लिश में समझ पाएंगे, हिंदी में तो एकदम पूरा जबरदस्त हिंदी लिख देता है। तो ब्रीदिंग जो फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे श्वास लेना या है ना ब्रीदिंग कहते हैं। जो हम लोग श्वास लेते हैं उसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने की क्रिया विधि कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि निश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण होता है, जिससे वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर ना हो जाए। उसके बाद हमारा होता है एक्सपायरेशन यानी कि उच्च श्वसन। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी पथ के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब देखिएगा यहाँ पर ब्रीदिंग में वायु का संगठन देखेंगे तो अंदर ली गई वायु जो होता है उसमें नाइट्रोजन 78.09% होता है, ऑक्सीजन मात्र 21% है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी ये हमारे साथ अंदर जाती है। लेकिन केवल ये सब हवा को क्या करता है, छोड़ देता है, और केवल ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करती है। अब बाहर निकलने वाली वायु देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रवेश हुआ था तो वो फिर वापस आएगा, तो 78.09% बाहर आएगी, और 17% ऑक्सीजन भी साथ में बाहर आती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने वाली वायु है। श्वास द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए देखिए जब हमारा पानी प्यास लगा हुआ रहता है तो श्वास लेने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि श्वास के साथ 400 मिलीलीटर प्रतिदिन पानी निकलती है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या फिर विसरण प्रवणता यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंदर अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों में विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे कहता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन आप देखेंगे तो कहता है कि ऑक्सीजन और CO2 का फेफड़े से शरीर का कोशिकाओं तक पहुंचाना, पुनः फेफड़ों तक वापस लाने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाता है, तो जो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन है ना, लाल आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है, पूरे शरीर में। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखेंगे तो कोशिकाओं में फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होती है। आगे देखेंगे प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, इसे 7% CO2 का परिवहन होता है। और बाइकार्बोनेटेक्स में देखेंगे तो बाइकार्बोनेटेक्स के रूप में CO2 का लगभग 70% परिवहन होता है। वह रुधिर में पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आगे देखेंगे आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच में गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है क्या, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं, और इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा
देखिएगा 4 नंबर में कहता है कोशिकीय शोषण। खाद्य पदार्थ के पाचन में के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और इस क्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। और कोशिकीय शोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनॉक्सी एरोबिक रिस्पायरेशन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी शोषण एनारोबिक शोषण कहते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया है ना ईस्ट की कोशिका के इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाती है। इसमें शर्करा किण्वन शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब देखेंगे अनॉक्सी श्वसन के अंत में पैरुविक अम्ल बनता है और अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनी पदार्थ को पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया हुआ है, इस इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, उसमें जब हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बन जाएगा C6CO2 है ना, C6CO2 और 6H2O प्लस 2830 केल्विन ऊर्जा भी प्राप्त होती है। नोट यहाँ पर देखा है कि श्वसन एक उपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में कोई कमी होती है ना, शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला एब्लोगेंटा भाग से होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया 2 भाग में बांटा गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इस सेशन में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगला सेशन में कवर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि है ना करंट अफेयर का, और आज का करंट अफेयर का पार्ट है हमारा केंद्रीय बजट, यानी कि भारत का जो हमारा केंद्रीय बजट जारी किया है ना, उसको हम लोग देखते हैं 2025-26 के लिए जो बजट जारी हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे, कहता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। तो कब पेश किया? 1 फरवरी 2025 को, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। पहला कृषि, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME, फिर तीसरा हमारा निवेश और चौथा निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम देखेंगे तो कहा गया है सबका विकास। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कहता है बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत एवं व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, और जो कि इस तरह से है, गरीबी से मुक्त है ना। ऐसा बजट में पेश किया गया है कि भारत में हमारा पहला ही थीम रहेगा कि सबका विकास। उसके अंतर्गत पहला तो हमारा गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर कहता है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, बेहतरीन सस्ती एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। फिर कहता है चौथे नंबर पर 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल हो, इसकी ये पुष्टि करते हैं। आगे देखेंगे तो कहता है छठे नंबर पर कि हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान को टारगेट किया गया है। अब देखते हैं पहला इंजन कृषि पर क्या क्या ये लोग बजट पेश किए हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत इस कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। देखिए 100 जिलों को शामिल किया गया है कि जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता, अब इनका टारगेट है कि दलहन में आत्मनिर्भरता सरकार तूर, उड़द है ना, मसूर का विशेष ध्यान के
ध्यान के साथ दालों को आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी, ऐसा टारगेट है। फिर देखिएगा, कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ी हुई सीमा, यानी कि 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। यानी कि आप पहले 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, है ना। तो अब हमारा क्या होगा कि 5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। देखिएगा कि आपको 5 लाख यूं ही नहीं दे देगा। 1 एकड़ का बना रहे हैं तो 1 एकड़ में थोड़ी देगा 5 लाख। जिसका 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है उस पैसे लोगों को क्या करेगा कि 5 लाख लोन देगा। ठीक है। ऐसे भी देखेंगे गांव स्तर में मिनिमम मैक्सिमम जो है कि आपका 50,000 तक का ही लोन करता है। अब बहुत ज्यादा आप करेंगे तो लाख रुपया तक का करेगा, क्योंकि देखिए किसान लोन देने का क्या होता है कि देखा जाएगा किसान का उत्पादन क्षमता कितनी है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी बीज किस्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब देखिएगा यहाँ पर बजट अनुमान जो है 2025-26 में कुछ अनुमानित किया गया है कि आपका कितना खर्चा आएगा किसमें। तो आप डाटा को देख सकते हैं, रुपये करोड़ में है। राजस्व प्राप्ति में देखेंगे 2023-24 में आपका कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 27,29,036 करोड़, सब करोड़ में है। इस डाटा को आप ध्यान में देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा कि केंद्रीय राजस्व एवं व्यय पर रुपया आता है और रुपया जाता है। तो कहता है उधार एवं अन्य देयताओं से 34 पैसे और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 से जाता है 8 पैसे। निगम कर 17 पैसे और केंद्रीय क्षेत्रीय की योजना देखेंगे तो हमारा कितना आता है, 16 पैसा जाता है। यहाँ पर दिखाया है आता कितना है और जाता कितना है। देखिए तो हमारा आयकर से 22 पैसे आता है और ब्याज अदायगी से 20 पैसे जाता है। सीमा शुल्क 4 पैसे, रक्षा से हमारा आता है 8 पैसे, केंद्रीय उत्पाद से देखेंगे 5 पैसे आता है, जीएसटी और अन्य कर से 15 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां से 9 पैसे और ऋण से पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। और देखिए राजस्व हमारा जाने वाला है 8 पैसा, आर्थिक सहायता से 6 पैसा, वित्तीय आयोग से 8 पैसे और करों एवं शुल्कों से 22 पैसे का हिस्सा जाता है। पेंशन से 4 पैसे जाता है और अन्य में देखेंगे 8 पैसे। यहाँ पर देखा जाए तो पैसा का कहने का मतलब यहाँ पर है ना, जाने वाला का बता रहा है कि कितना पैसा जा रहा है, 100 में बता रहा है, परसेंटेज में सोच सकते हैं। अब कैसे खर्च होगा इसका भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। देखिएगा कि 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ों में दिया गया है। 50 करोड़ क्या लिखा है, 50 करोड़ 65,345। और ब्याज देखिएगा, ब्याज से हमारा इतना है ना, परिवहन में, रक्षा में है ना, प्रवासी सब्सिडी में, पेंशन में, ग्रामीण विकास में। ठीक है, इसको आप डाटा को थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा ब्याज पर है 12 करोड़ 76,338, परिवहन पर 5 करोड़ 48 लाख 48 हजार, यानी कि 5,48,649 है। रक्षा पर 4,91,732 और प्रमुख सब्सिडी पर देखेंगे तो 3,83,407 है। पेंशन पर 2,76,618 है। ग्रामीण विकास पर 2,55,817 है और गृह संघ क्षेत्र में 2,33,211 है। और कर प्रशासन में देखा जाए तो हमारा कहता है 1,86,632। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप में देखेंगे तो हमारा कहता है 1,71,437। शिक्षा पर देखिए कितना कम खर्च करेगा, 1,28,650। इसीलिए तो भाई शिक्षा पर हमारा क्या हमेशा पीछे रहता है। स्वास्थ्य में देखेंगे तो 98,311 है। शहरी विकास पर 96,777 है। IT एवं दूरसंचार पर 95,298 है। ऊर्जा पर देखेंगे तो 81,174 है। वैज्ञानिक विभाग में देखेंगे 55,679 है।
और वाणिज्य उद्योग में देखेंगे तो 65,553 है और विदेश मामले में देखेंगे तो 20,517 है। इसके अलावा वित्त क्षेत्र में देखेंगे तो 62,924 है और पूर्वोत्तर राष्ट्रीय विकास में देखेंगे तो 5,915 है। सामाजिक कल्याण में देखेंगे तो 60,052 है और अन्य पर 4,82,653 है। अब नई कर व्यवस्था में संशोधित किया गया है। देखिएगा क्या किया गया है कि 0 से 4 लाख तक का आपका टैक्स कितना लगेगा? 0। कोई इनकम है आपका 4 लाख तो आप में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 से 8 लाख है तो आपको 5% का टैक्स लगेगा और 8 से 12 है तो आपका 10% और 12 से 16 है तो 15%। 16 से 20 लाख का इनकम है तो आपको 20% टैक्स लगेगा और 20 से 24 लाख है तो आपका 25% लगेगा और 24 लाख से अधिक का इनकम करते हैं तो आपको 30% क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग का सेशन, आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में मिलते हैं। तो अगला सेशन हमारा रहेगा एमसीक्यू का 23 पार्ट इसी का। ठीक है ना, तब तक के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए और रिमाइंड करिए। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस लाएंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना। धन्यवाद।